खबर दर खबर शम्स तब्रेज़ कासमी के साथ। मिला टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तब्रेज़ कासमी। मोदी सरकार को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस पूरे 5 साल का हम जब जायज़ा लेते हैं तो यही चीज़ें सामने निखर कर के आती है कि मोदी सरकार ने नया कुछ नहीं किया है। जो पुरानी स्कीमें थी, जो पुराना निज़ाम चल रहा था, उसको बदलने का काम किया है। ख़ास किसानों के मामले में हो या तालीम का मामला हो या दूसरी योजनाएँ हैं, दूसरी स्कीमें हैं। तालीम के मामले में बहुत मशहूर हुआ था कि UGC जो आज़ादी के वक्त से शुरू तालीमी निज़ाम चला आ रहा था, उसको बदल करके अभी मोदी सरकार ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रख दिया है। अब इसी तरह की तब्दीली मोदी सरकार मेडिकल के महकमे में करने जा रही है। मेडिकल के शोबे में एक पुराना निज़ाम हिंदुस्तान में चला रहा था, MCI का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसको तब्दील करके मोदी सरकार एक नया बिल पार्लियामेंट में आज पेश किया। यानी मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में आज एक नया बिल पेश किया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन मेडिकल बिल। इस बिल के ज़रिए मोदी सरकार जो पुराना निज़ाम है मेडिकल का, उसको तब्दील कर रही है। बिल आज टेबल हो गया है, इस पर डिस्कशन अभी बाकी है। उसके बाद मुमकिन है बिल बहुत आसानी से पास हो जाएगा चूँकि लोकसभा में उसकी अक्सरियत है। लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार पुराने मेडिकल निज़ाम को तब्दील करके एक नया बिल क्यों ला रही है? इस बिल में क्या खूबी है, क्या खामी है? क्या मेडिकल से जो वाबस्ता है, डॉक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पेशेंट हैं, उन्हें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत कर रहे हैं खबर दर खबर में डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी से। आप एम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। इसके अलावा एम्स के जो डॉक्टरों की तंजीम है उसके आप साबिक़ सदर भी रहे हैं। वहाँ मुलाजिम होते हुए, डॉक्टर होते हुए मुख्तलिफ़ तरह की समाजी सरगर्मियों में आप हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर हरजीत भट्टी सिंह, आपका बहुत खैर मकदम है मिला टाइम्स में। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि जो MCI की जगह नया बिल लेकर आ रही नेशनल कमीशन मेडिकल बिल मोदी सरकार, तो ये बिल है क्या? जी, ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये एक 25 लोगों का कमीशन होगा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करेगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जब आज़ादी के समय से ये चला आ रहा है और अभी तक जो मेडिकल एजुकेशन था इसको MCI ही रेगुलेट करता था। लेकिन टाइम दर टाइम इस पे बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि MCI जो है ये डेन ऑफ करप्शन है। इसमें इतना करप्शन है कि इसको तुरंत हटा के इसकी जगह एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी लाई जाए ताकि जो मेडिकल एजुकेशन में जो पैसे के दबदबे से या करप्शन के ज़रिए जो चोर घुस रहे हैं, जहाँ जो मेडिकल एजुकेशन में इस तरह के चोर लोग जो अपने मेडिकल कॉलेज खोलने में सफल हो रहे हैं, उन पे रोकथाम लग सके। तो इसी चीज़ को लाने के लिए फिर उन्होंने जो एक कमीशन पहले एक गठित किया, इन्होंने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी की रिकमेंडेशन हुई, फिर उसके बाद हमारे नीति आयोग ने भी इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दी और उन रिकमेंडेशंस के बाद फिर जो है नेशनल मेडिकल कमीशन MCI को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो नया कमीशन बन रहा है MCI की जगह, तो इससे डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबको फ़ायदा पहुंचेगा या ये पहले की तरह है सिर्फ नाम तब्दील करना मकसद है, एक नाम अपना तारीख़ का हिस्सा बनना है कि मोदी सरकार ने सब किया? जी, इसमें देखिए पहली चीज़ तो ये क्लियरिटी है कि MCI जो था वो करप्ट था, बहुत करप्ट था और MCI को चेंज करना समय की डिमांड थी, स्टूडेंट्स की डिमांड थी, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की डिमांड थी। लेकिन उसका जो एक करप्ट फॉर्मेट था ना, जिसलिए हम उसे करप्ट कहते थे, उस सब को एक कानूनी जामा पहना के लीगलाइज करके उसको NMC की शक्ल में देश को दिया जा रहा है। यहीं पे हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन शुरू होता है कि हम जो पिछले 1 साल से NMC के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमने सड़कों पे प्रदर्शन किए, हमने छात्र संसदें की, जिसमें पहली बार, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि 150 से 200 मेडिकल कॉलेजेस के हज़ारों स्टूडेंट एक जगह पे खड़े होकर इकट्ठे बोले कि हमें ये नेशनल मेडिकल कमीशन बिल नहीं चाहिए, ये हमारी मेडिकल एजुकेशन को ख़त्म कर देगा। एक जो मेरिट बेस्ड जो एक तरीका है आगे बढ़ने का, ये उसको ख़त्म कर देगा। ऐसे क्या खामी है नेशनल कमीशन मेडिकल बिल में जो आप कह रहे हैं कि इसको निज़ाम को ख़त्म कर दे? सबसे पहली बात जो उसमें इशू था कि अभी तक
आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, अगर आते हैं तो बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही आ रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी जब बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा इशू है वो है फ़ीस का। आज आप कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उठा के देख लीजिए, 8 से 10 लाख से फ़ीस शुरू होती है, और मैनेजमेंट कोटा जिसको कहते हैं, NRI कोटा, उनकी फ़ीस करोड़ों में जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अभी तक MCI के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस को कैसे रेगुलेट करना है, इसका कोई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं था, इसका कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जजमेंट में कि 85% ऑफ द सीट्स को गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, ताकि उनकी फ़ीस को सीमित रखा जा सके, ताकि गरीब आदमी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, ताकि मेडिकल एजुकेशन कोई बिजनेस ना बन जाए। इसके लिए उन्होंने कहा था कि आप जो है रेगुलेट करिए 85%, 15% आप कोटा जो है वो छोड़ दीजिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, ताकि वो 15% के ऊपर अपना जो एक कॉलेज के लिए अगर उसे कुछ खर्चा निकालना है तो अपना 15%। तो ये जो नया बिल आ रहा है नेशनल कमीशन मेडिकल बिल, तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी का उसका ख्याल नहीं रखा गया है? उसको सिरे से नकारा गया है, उसको सिरे से नकारा। जब पहली बार बिल आया तो पहली बार बिल में ये कहा गया कि गवर्नमेंट विल रेगुलेट ओनली अप टू 40% ऑफ द सीट्स। वर्ड था अप टू 40। अप टू 40 में आप भी समझते हैं कि अप टू में वो 5% भी हो सकता है, वो 2% भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि वो कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो होगा वो पहले अपनी मैनेजमेंट वाली सीट्स भरेगा, और उसके बाद अगर उसके बाद भी कुछ सीट्स बच गई कि कोई करोड़ों नहीं देने लगे तो उसमें फिर वो अप टू वाले में जो गवर्नमेंट से डिसाइडेड फीस होगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि गवर्नमेंट कितना डिसाइड करती है। अभी उत्तराखंड में एक हमारा बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था स्टूडेंट्स का, जिसमें कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि बच्चों की अभी MBBS की फ़ीस 22 लाख होगी 1 साल की। अच्छा, तो मतलब ये निकल कर सामने, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो MCI है या नेशनल कमीशन मेडिकल बिल है, इसमें सिर्फ नाम की तब्दीली हुई है, कुछ और तब्दील नहीं हुआ है। इसमें नाम की तब्दीली के साथ साथ उसे और स्तर को गिरा दिया गया है, और स्तर को गिरा दिया गया। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे भी जानेंगे कि जो मेडिकल एजुकेशन है तो समाज में काफ़ी महंगा तस्वुर किया जाता है कि गरीब बच्चा सोच नहीं सकता है कि कहीं वो एडमिशन ले ले। जो सरकारी कॉलेजेस है बड़ी मुश्किल से दाखिला हो पाता है, हर एक जहन का नहीं होता, तो लोग बड़ा मुश्किल होता है कि कहीं मेडिकल में उसे दाखिला मिले। तो क्या आप एक डॉक्टर हैं, एम्स में आप मुलाजमत कर रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कि गरीब बच्चा मेडिकल एजुकेशन हासिल कर ले? उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं? ये उसके लिए ही ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनती हैं, यही तो एक गरीब के लिए रास्ता खोलती हैं। कुछ साल पहले तक एजुकेशन क्या थी? एजुकेशन एक विश्वास था। जब हम लोग पढ़े हैं या उससे पहले, एजुकेशन एक विश्वास था, एक फेथ था, एक जरिया था कि हाँ, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ, अपने घर वालों की हालत सुधार सकता हूँ। आज आप पढ़ लीजिए, आप 12th तक जाएंगे। पहली बात तो 12th तक ही सरकारी स्कूलों में पढ़ना बड़ा मुश्किल है, टीचर्स नहीं हैं, स्कूल भी ढंग के नहीं हैं, क्लासरूम्स नहीं हैं, बैठने की जगह नहीं है। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में डोनेशन से शुरू होता है काम, और उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन्स करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा बुक्स भी ऐसी खरीदनी पड़ेंगी, NCERT से भी काम नहीं चलता, आपको गाइड्स खरीदनी पड़ेंगी। और इतना कुछ खर्चा करने के बाद फिर आपने अगर मेडिकल ले भी लिया, उसके बाद आपने नीट एग्ज़ाम दे दिया। नीट एग्ज़ाम में आप मान लीजिए कि आप जो है बहुत अच्छी रैंक ले आए, लेकिन उस अच्छी रैंक में अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको बाय चांस अपने एरिया में कहीं अगर प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ रहा है, तो आप पैसों की वजह से फिर बाहर कर दिए जाओगे। अच्छा, आपके नीट की वजह से मुझे याद आया कि पहले ऐसा हो रहा था कि अगर कोई नीट नहीं निकाल पा रहा था तो पैसा था तो बाहर के कॉलेजेस में जाकर, यानी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वो मेडिकल की तालीम हासिल कर लेते थे। लेकिन अब ये है कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी एजुकेशन के लिए नीट को ज़रूरी करार दिया गया है। तो ये आपको क्या लगता है कि सही हुआ है या गलत है? नहीं, कोई भी टेस्ट देखिए, नीट बहुत ज़रूरी है। नीट जो है उससे एक इन्होंने कॉमन बनाया है इसको, एक एजुकेशन सिस्टम को, एंट्रेंस सिस्टम को।
लेकिन उसमें भी बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिसके लिए स्ट्रगल चल रहा है। आपने देखा होगा तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ है, बाकी भी कई सारे ऐसे रीजनल स्टेट्स हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा सारा एजुकेशन पैटर्न जो है वो स्टेट बेस्ड है और आपने एक सेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम बना दिया है। तो इससे क्या है कि बायस होने का खतरा रहता है। हो सकता है कि दिल्ली में सब लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि उस नीट में ज़्यादातर सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो जो नेशनल कोटा होगा, क्योंकि जब नीट में होता है उसमें 50% नेशनल कोटा होता है और 50% जो आपका रहेगा वो स्टेट का रहता है। ये पीजी की सीट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स की सीट लेंगे तो उसमें 20-21% जो होता है वो नेशनल कोटा होता है। तो जब आप नेशनल कोटे की बात करेंगे तो उसमें तो सब जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स होंगे वो तो उस पर अपना हिस्सा ले जाएंगे। अल्टीमेटली स्टेट का स्टूडेंट स्टेट तक ही लिमिटेड रह जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इस तरह का एक जो कॉमन एंट्रेंस है नीट का भी जो है उसको इस तरह से डेवलप किया जाए ताकि हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर लैंग्वेज में हो सके। तो ये जो नीट का पैटर्न आया है ये एक वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन इसको और अभी रिफाइन करने की ज़रूरत है फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। और जहाँ तक बात है बाहर जाने की कि देश से बाहर स्टूडेंट्स जो जाते हैं, अभी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी इस बार जो एक हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने आरटीआई डाली है, तो उसमें आरटीआई में पता चला है कि नंबर बहुत बढ़ गया है बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स का। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एक एमसीआई से लेना पड़ता है आपको बाहर पढ़ने के लिए, और नंबर काफ़ी बढ़ रहा है स्टूडेंट्स का, क्योंकि आज की डेट में रशिया, चाइना, यूक्रेन में ऐसी कई जगह है जहाँ पे एमबीबीएस करना इंडिया से सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप रह के जो है डोनेशंस भी देंगे, पैसे भी बहुत ज़्यादा भरेंगे, इससे अच्छा ये रहता है कि आप जो है बाहर से करके आएँ, और बाहर से करके आने के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है, उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद आप इंडिया में। तो नीट को लाजमी कर देने का मकसद क्या, उसको और महदूद कर देना हुआ ना? पहले नीट नहीं था तो ज़्यादा लोग जा रहे थे, नीट की वजह से बहुत सारे अहल होंगे, पैसा होगा, लेकिन नहीं जा पाएंगे वो। इसके वो तो इशू तो रहेगा, लेकिन इसमें क्या है कि क्वालिटी तो डेफिनेटली इससे इम्प्रूव होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेडिकल एजुकेशन एक क्वालिटी वर्क है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। ये सरकार जो है दोहरी रणनीति अपनाती है। यहाँ पे जब एंट्रेंस रखने की बात आती है तो हर लेवल पे एंट्रेंस रखेंगे। वो आपको एमबीबीएस में एंटर करने के लिए भी एंट्रेंस रख दिया था, अब ये एनएमसी बिल में उन्होंने कहा था कि आपको एग्जिट करने के लिए भी एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंटर एग्जिट सब में एग्ज़ाम ले लो, फिर उसके बाद अभी कुछ स्टेट्स में ये भी बात आ रही है कि आपको हर 4 साल में या 5 साल में जब आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा, आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो ये एनएमसी बिल टेबल हो गया है, डिस्कशन होगा, पास भी हो जाएगा लोकसभा से, राज्यसभा। तो वो क्या लगता है कि आप लोग इस बिल को रुकवाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है, जैसे राज्यसभा में बीजेपी वहाँ अक्सरियत में नहीं है, तो वहाँ इसके लिए पास कराना मुश्किल होगा। तो जो अपोजिशन पार्टी आपका साथ देगी, आप लोगों की बातचीत चल रही है, या क्या तरीका है आपके पास इसको रुकवाने का? हमें सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, मुझे लगता है कि जो एक सेंसिबल पढ़ा लिखा अगर कोई नेता या मिनिस्टर कोई अगर रूलिंग पार्टी में भी है ना, बीजेपी में भी, वो भी इस चीज़ को समझेंगे। कोई नहीं चाहेगा, लेकिन इंडिया में तो होता नहीं है ना, जो पार्टी चाहती वो होता है, कितना भी पढ़ा लिखा हो। हम तो अपनी बात उनके पास ज़रूर रखेंगे, हम उनको ज़रूर समझाएंगे कि ये बिल कितना ख़राब है। और ऐसी बात नहीं है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने साफ और रूलिंग पार्टी के, बीजेपी के, उन्होंने बोला है कि डॉक्टर साहब आप जो बात कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, ये बिल जो है ये डेफिनेटली एजुकेशन का स्तर गिराएगा, सिर्फ अमीरों की जेब में मेडिकल एजुकेशन को डाल देगा। उसके बाद ये उनके वर्ड हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे बनेंगे डॉक्टर, अगर वो चाहेंगे तो, नहीं तो गरीब आदमी नहीं बन पाएगा, इस तरह का बिल है, ये उनके शब्द हैं। तो वो भी इस चीज़ को सेंसिबली समझते हैं। अब इशू क्या है कि आजकल आपको पता है लोकसभा में कैसे काम चलता है, टेबल पीटने से काम चलता है। तो एटलीस्ट अगर वो कुछ बोलेंगे नहीं तो टेबल भी नहीं पीटेंगे इस पर, उससे ही कम से कम दिख जाएगा कि इस बिल के खिलाफ कितने लोग हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरजीत सिंह। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर हरजीत सिंह जिन्होंने बताया कि एमसीआई की जगह मोदी सरकार जो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल ला रही है, उससे मेडिकल एजुकेशन का जो मेयार है बहुत घटिया हो जाएगा, बहुत गिर जाएगा। और मेडिकल की तालीम जो ऐसे ही हमारे समाज में बहुत महंगी समझी जाती है, लेकिन फिर भी 1% से भी कम गरीब के बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी कोशिश से, अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से तालीम हासिल कर लेते हैं। वो भी मुश्किल हो जाएगा और सिर्फ अमीरों के बच्चे ही डॉक्टर बन पाएंगे।
खबर दर खबर के प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर हरजीत सिंह से भी, जिन्होंने इस अहम मुद्दे पर, अहम टॉपिक पर हमारे साथ इस बहस में हिस्सा लिया। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बहस को पहुंचाइए। हो सकता है कि आपकी इस कोशिश की वजह से ये बिल रुक जाए और जो इनकी डिमांड है, जो इनका मुतालबा है, वो करेक्शन हो जाए और एक सही बिल आए, ताकि तालीमी निज़ाम मुल्क का सही हो जाए। बहुत जल्द आ रहा है मिलेट टाइम्स का हिंदी एडिशन। हर खबर से रूबरू कराने वेबसाइट के साथ यूट्यूब चैनल की भी हो रही है शुरुआत। हम आपको दिखाएंगे देश का हर वो सच जिसको छुपाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। हमसे जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।